हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नया ज्ञान हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पिंक सिटी गुलाबी नगर जयपुर के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी जयपुर घूमने के लिए आ रहे हैं और दोस्तों अगर आप जयपुर की सबसे बढ़िया जगह देखना चाहते हो घूमने के लिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी जगह बताएंगे जो पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छी जगह हैं। दोस्तों, अगर आप जयपुर घूमने के लिए आते हैं और अगर आप इन जगहों पर घूम कर नहीं जाते तो ऐसे मान लीजिए कि आपने जयपुर में कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, होता क्या है, जब हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें अगर उस जगह के बारे में अच्छी तरह मालूम नहीं होता तो हम आधी अधूरी चीज़ें ही देखकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद में जयपुर की जो अच्छी जगह हैं उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम कर सकोगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नगर में सुंदर नगरों, हवेलियों और किलों की भरमार है। जयपुर का अर्थ है जीत का नगर। इसे कुशवाहा राजपूत राजा स्वाय जय सिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में बसाया था। उस समय का ये प्रथम नगर था जो योजनाबद्ध ढंग से बसाया गया था। इसका जो खाका तैयार किया था वो उसका वास्तु शिल्पकार था विद्याधर भट्टाचार्य। मुगलों ने जो भवन बनाए उनमें लाल पत्थर का उपयोग किया, जबकि राजा जय सिंह ने पूरे नगर को गुलाबी रंग से पुतवाए, जिसके कारण इसको गुलाबी नगर भी कहा जाता है। जयपुर को यदि पास से देखना चाहते हैं तो पूरे नगर को पैरों से नापना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहाँ से यातायात के बहुत से साधन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी और राजस्थानी हैं। जयपुर के आने के बाद पता चलता है कि आप किसी रजवाड़े में प्रवेश कर गए हैं। शाही सापा बांधी जयपुर के बन्ना और लहंगा लहंगी से सजी जयपुर की नारियां, गपशप मारते जयपुर के वर्द लोग, राजस्थानी भाषा कितनी प्यारी बोलियां, पधारो हमारे देश जैसा स्वागत और बैठो सा जीमो सा जैसी बातें कितनी सुहानी लगती है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी जगह जहां पर अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो ज़रूर देखकर जाइएगा। सबसे पहली जगह है आमेर। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आमेर के बारे में। राजस्थान के ऐतिहासिक किले देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर का किला भी यहाँ का सबसे चर्चित स्थलों में से एक रहा है। 16वीं सदी में बना ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। ये किला एक स्वर्णिम युग का साक्षी रहा है। इसका निर्माण स्थानीय मीणाओं ने करवाया था। एक ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से भव्य नजर आता है। अगर आपकी इतिहास में रुचि है तो आपको इस किले से जुड़ी रोचक बातें जानने में मज़ा आएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले हम बताते हैं माँ अम्बा देवी के नाम पर रखा गया किले का नाम। आमेर या अंबर किले का नाम माँ अम्बा देवी के नाम पर रखा गया है। यहाँ रहने वाले मीणाओं का माँ दुर्गा में गहरा विश्वास था और उन्होंने माँ के नाम पर ही इस किले का नाम रख दिया। एक किंवदंती ये भी है कि इस किले का नाम अंबिकेश्वर के नाम पर पड़ा, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। इस किले में एक तरफ बड़े बड़े गलियारे नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ संकरी गलियां भी है। मुगल और राजपूत स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना है। आमेर किला के ठीक सामने बनी झील किले की खूबसूरती को भी ज़्यादा बढ़ा देती है। किले को बनने में लगभग 100 साल आमेर का जो किले को बनने में है दोस्तों 100 साल लगे। आमेर का किला 16वीं सदी में राजा मानसिंह के समय में बनना शुरू हुआ था, लेकिन राजा स्वाय जय सिंह द्वितीय और राजा जय सिंह प्रथम के समय में भी इसका निर्माण कार्य चलता रहा। इन राजाओं के प्रयासों के चलते इसको वर्तमान स्वरूप मिला। इन राजाओं ने इस किले की वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए इसे बनकर तैयार होने में काफ़ी वक्त लगा। राजा मान सिंह से राजा स्वाय जय सिंह द्वितीय और राजा जय सिंह तक के शासनकाल में 100 साल का समय बीत गया। अब बात करते हैं शिला देवी मंदिर। आमेर के किले में शिला देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर के पीछे एक रोचक कहानी है। माना जाता है कि राजा मान सिंह के सपनों में माँ काली के दर्शन दिए और उनसे जेशोर बांग्लादेश के करीब स्थित एक जगह पर अपनी प्रतिमा खोजने को कहा।
राजा मान सिंह ने मां के आदेश का पालन किया, लेकिन उन्हें वहां मां की मूर्ति मिलने के बजाय एक बड़ा सा पत्थर मिला। मां शीला देवी की प्रतिमा खोजने के लिए इस पत्थर की सफाई की गई और उसमें इस तरह यहाँ शीला देवी का मंदिर बना। आज भी श्रद्धालुओं की इस मंदिर में गहरी आस्था है। शीश महल किले के भीतर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस भवन की विशेषता है कि यहाँ शीशे इस तरह से लगाए गए हैं कि इसमें लाइट जलाने पर पूरा भवन जगमगा उड़ता है। बॉलीवुड डायरेक्टर्स के लिए ये जगह काफ़ी फेवरेट रही है। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म मुगले आजम के गाने प्यार किया तो डरना क्या की जो गाने की शूटिंग हुई थी वो यहाँ पर ही हुई थी। जयगढ़ किला आमेर के किले के करीब ही जयगढ़ का किला स्थित है। ये किला राजा के सेना के लिए बनवाया गया था। आपको ये जानना रोचक लगेगा कि आमेर के किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ती है। ये सुरंग युद्ध जैसी स्थितियों के लिए बनाई गई थी ताकि राजा को महल से सुरक्षित निकाला जा सके। इस तरह की प्लानिंग से साफ जाहिर है कि पहले के समय के राजा भी रणनीति बनाने में काफ़ी कुशल थे। गणेश पोल आमेर के किले का ये प्रवेश द्वार है जहाँ से महाराजा महल के अंदर प्रवेश किया करते थे। गणेश पोल पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा झरोका नजर आता है। ये खिड़की न सिर्फ इसे खूबसूरत आर्किटेक्चर का हिस्सा थी बल्कि यहाँ रहने वाली रानियों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई थी जिससे वे आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देख सके। पहले के समय में शाही घराने से आने वाली महिलाओं को लोगों की इसकी इजाज़त नहीं थी, इसलिए महल में उनके मनोरंजन के पूरे इंतजाम किए गए थे। ये तो हो गया दोस्तों आमेर के बारे में। हमने आपको बता दिया कि इसमें जयगढ़ किला, गणेश पोल, ये शीला देवी का मंदिर सब स्थित है। ये सब हमने आपको बता दिया आमेर के बारे में। उसके बाद में हम दूसरी जगह की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों नाहरगढ़ किला। सबसे पहले तो आ गया हमारा आमेर किला, उसके बाद में आता है नाहरगढ़ किला। अरावली श्रृंखला के बीच स्थित विशाल नाहरगढ़ किला जयपुर का गौरव है। आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला जयपुर शहर के रक्षा चक्र का काम करता है। ये किला जयगढ़ किले से एक विशाल दीवार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सन 1868 में महाराजा सवाई राम सिंह ने नाहरगढ़ किले का विस्तार करवाया था। बाद में 1880 में महाराजा सवाई माधो सिंह ने शाही परियोजना संभालने वाले राजा इमारत को इस किले का मानसून रिट्रीट में बदलने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने किले के अंदर एक छोटा सा महल डिजाइन करने को कहा जो छुट्टी की सरेगाह हो। नाहरगढ़ किले का मुख्य आकर्षण माधवेंद्र भवन है जिसे विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। भट्टाचार्य ने ही जयपुर का गुलाबी शहर भी डिजाइन किया था। इस भवन की आंतरिक साज सज्जा खूबसूरत भित्ति चित्रों और स्टेको डिजाइन से की गई है। नाहरगढ़ किले का इस्तेमाल खास तौर पर शाही महिलाओं द्वारा किया जाता था। महिला क्वार्टर जिसे जनाना के नाम से जाना जाता है उसे शाही महिलाओं के बीच प्रभाव बनाने के लिए तैयार किया गया था। माधवेंद्र भवन के नाम से भी मशहूर जनाना को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। नाहरगढ़ किले का ये हिस्सा कला, सुंदरता और संस्कृति में राजपूतना की शानदार पसंद के बारे में बखान करता है। यह महिला क्वार्टर 4 आंगनों में फैला है। दिलचस्प बात यह है कि शाही पुरुषों ने मर्दाना महल का भी निर्माण करवाया था। मानवेंद्र भवन 12 सम्मान कमरों वाली शानदार संरचना है। ये कमरे महाराजा की 9 पत्नियों के लिए बनवाए गए थे। कहा जाता है कि ये एक समान कमरे एक आयताकार आंगन के 3 तरफ बने हैं। महाराजा का कमरा आंगन के चौथी तरफ बना है। इन कमरों की आंतरिक सज्जा भारतीय वास्तुकला से की गई है जिसमें यूरोपीय कला का टच है। जिससे पश्चिमी शौचालय, आयताकार खिड़कियाँ और आयताकार खिड़कियाँ। इन कक्षों के बारे में सबसे दिलचस्प बात है कि ये गलियारे के माध्यम से दूसरे गलियारे से जुड़े हुए हैं और इस तरह बनाए गए थे कि महाराजा किसी भी समय किसी भी पत्नी से मिल सके बिना दूसरी पत्नियों को जानकारी के। महाराजा ने रानियों की सुविधा के लिए हर रानी का नाम उनके कमरे के बाहर खुदवा रखा था। राज इमारत के एक इंजीनियर ठाकुर फतेह सिंह ने रानियों की इन कक्षों की डिजाइन बनाने में मदद की थी। नाहरगढ़ से शहर का नज़ारा देखने लायक है। दिन और रात दोनों ही समय यह शहर लुभावना और खूबसूरत लगता है
और भव्य दिखता है। यदि आप शहर में हैं या शहर के बाहर की ओर जा रहे हैं तो आप चमचमाते किले का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। यदि आप कुछ रोमांस करने के लिए मूड में हो तो किले तक 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक भी कर सकते हैं। किले का एक और अन्य आकर्षण नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। 50 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पार्क ग्रेनाइट चट्टानों और जंगलों से बना हुआ है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण के बाघ, तेंदुआ और एशियाई शेर है। इतिहास की बात करें तो गुलाबी शहर जयपुर का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, अब हम बात करते हैं रामनिवास बाग की। तीसरा हमारा जो सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है दोस्तों वो है रामनिवास बाग। दो की हमने बात कर ली, आमेर किला और नाहरगढ़ के बारे में। अब हम बात करते हैं रामनिवास बाग। जयपुर खूबसूरत बगीचों का शहर है। जयपुर में केसर क्यारी, मुगल गार्डन, कनक वृंदावन, जय निवास उद्यान, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग, परियों का बाग, फूलों की घाटी, रामनिवास बाग, सेंट्रल पार्क, स्मृति वन, जलधारा, जवाहर सर्किल, श्रवण जयंती उद्यान आदि दर्जनों उद्यान है। लेकिन जयपुर की स्थापना के समय बगीचों की बात ही कुछ और है। आमेर की केसर क्यारी, मुगल गार्डन, कनक वृंदावन और परियों का बाग हालांकि जयपुर की स्थापना से पूर्व उद्यान है, लेकिन विस्तृत क्षेत्र और खूबसूरती के मामले में जयपुर स्थापना के बाद निर्मित रामनिवास बाग की बात ही कुछ और है। आज भी रामनिवास बाग शहर के सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक है, किंतु वाहनों की रेल पहल, 2 मंजिला पार्किंग स्थल और भिखारियों के कब्जे के कारण वर्तमान में रामनिवास का बाग का जो मूल स्वरूप है वो बहुत बिगड़ गया है। रामनिवास बाग का निर्माण 1868 में जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया। श्री कृष्ण के भक्त और हवा महल का निर्माण करने वाले महाराजा प्रताप सिंह सौंदर्य पाशक थे। उन्होंने जयपुर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, जिनमें से उस समय का सबसे खूबसूरत और विशाल उद्यान था रामनिवास बाग। राजस्थान एक कम वर्षा वाला राज्य है, इसलिए यहाँ के शासकों ने शहर को सुंदर बनाने और सर्वसाधारण को गर्मी में विहार करने के उपयुक्त स्थान देने के लिए बाग बगीचों का निर्माण करवाया। प्राकृतिक संतुलन के लिए ये भी जरूरी है। रामनिवास बाग जयपुर शहर परकोटा के दक्षिण में बनाया गया था। शाम के समय यहाँ राज परिवार के सदस्य भ्रमण के लिए आते थे। अल्बर्ट हॉल के स्थान पर एक केंद्रीय बड़ा गुलाब बगीचा था। हर शाम यहाँ विदेशी मेहमानों के परिवार और राज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी से खुशनुमा माहौल होता है। कुछ समय के लिए ये गार्डन नागरिक के लिए भी खोला जाता था। रामनिवास बाग का निर्माण शहर को सूखे से बचाने के लिए किया गया था। उस समय इसके निर्माण पर 4 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अब यहाँ पर देख लीजिए रामनिवास बाग में आकर्षण के केंद्र क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। रामनिवास बाग के बीचों बीच गोलाकार सर्किल में शहर का म्यूजियम अल्बर्ट हॉल स्थित है। जब रामनिवास बाग बना था तब यहाँ म्यूजियम नहीं था। बाद में महाराजा प्रताप सिंह से माधो सिंह द्वितीय तक के कार्यकाल में इसे बनाकर तैयार किया गया। वर्तमान में अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग की पहचान बन गया है। अल्बर्ट हॉल की नींव वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1876 में रखी थी, इसलिए इसका नाम अल्बर्ट हॉल रखा गया है। फिर है रविंद्र मंच। रविंद्र मंच रामनिवास बाग के उत्तर पूर्वी परिसर में स्थित है। रविंद्र मंच एक विशाल प्रेक्षागृह है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा प्रेक्षागृह है। समय समय पर यहाँ पर नाटकों का मंचन किया जाता है। चिड़ियाघर। रामनिवास बाग में 2 चिड़ियाघर है। मुख्य जंतु वाले अल्बर्ट हॉल के पूर्व में, जबकि पक्षीघर है वो पश्चिम में है। जयपुर की चिड़ियाघर में दुर्लभ वन्यजीवों के साथ टाइगर का होना मुख्य आकर्षण है। अब चौथा जो हमारा पर्यटन की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो गुलाबी नगर के बीचों बीच बसा हुआ है। इस महल का चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। सिटी पैलेस के निर्माता स्वाई जय सिंह थे, जिन्होंने इसका निर्माण 1729 ईस्वी में प्रारंभ किया था तथा यह 1732 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। सिटी पैलेस की भवन शैली की और कारीगरी देखने से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अनोखा मिश्रण है। लाल और गुलाबी पत्थरों से निर्मित इस भवन की बारीकी से कारीगरी और दीवार पर शिल्पकारों द्वारा चित्रकारी वाकई कमाल की है।
इस भवन में चंद्र महल और मुबारक महल जैसी खूबसूरत इमारतें आपके मन को रोमांचित कर देगी। वर्तमान समय में एक खूबसूरत संग्रहालय और आर्ट गैलरी के रूप में इसका प्रयोग में लिया जा रहा है, जिसमें इतिहास के कीमती सामान और कारीगरी को सुरक्षित रखा गया है। महल की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों पर्यटक सिटी पैलेस को देखने के लिए आते हैं। अब हमारा जो आखिरी पर्यटन स्थल है, पांचवा पर्यटन स्थल है, वो है हवा महल। श्री कृष्ण के ताज के समान हवा महल का आकार सर के ताज के समान है। कथाओं के अनुसार हवा महल को बनाने वाले राजा स्वाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने इस हवा महल को भगवान श्री कृष्ण के ताज जैसे ही बनवाया। अब खिड़कियां, इसमें कितनी खिड़कियां और क्या है देख लीजिए, बताते हैं हम आपको। हवा महल में लगभग 953 खिड़कियां हैं। इतनी खिड़कियां बनाने के पीछे कारण ये है कि इस महल में कभी गर्मी का अनुभव न हो और हमेशा साफ हवा आती रहे। कुछ लोगों का कहना है कि हवा महल का निर्माण महिलाओं के लिए किया गया था और इतनी खिड़कियां बनाने के पीछे के कारण था कि महिलाएं बिना रोक टोक के शहर के नज़ारे देख सके। इस महल का हवा महल कैसे नाम पड़ा है? इतिहास में उल्लेख किया गया है कि हवा महल का नाम इसकी 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया है। इसकी 5वीं मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस वजह से इसका नाम हवा महल पड़ा था। हवा महल में कोई भी सीढ़ी नहीं है। इस 5 मंजिला इमारत में कोई भी मंजिल में कोई भी सीढ़ी नहीं है। हवा महल में सभी मंजिलों में जाने के लिए ढलान किए गए रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आपको किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।